दोस्तों आज की वीडियो देख लेना। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं बताने वाला हूं कौन कौन सी स्किल आपको चाहिए होती है, कैसे आप जॉब पा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। फुल ऑन पैकेज वीडियो रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन से। कोई 10 इंटरव्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली आपको पूछे जाएंगे। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास, या स्टूडेंट या फ्रेशर हैं, सबके लिए वीडियो रहने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे वो साइड की वीडियो साथ में चलेंगी, थ्योरेटिकल साथ में बताऊंगा। फिर दूसरा जो हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्किल चाहिए, वो हम लाइव साइट पे जाएंगे, वहां जाके देखेंगे, सुनेंगे क्या साइट पे काम चल रहा है, और साथ में बात करते जाएंगे। तो शुरू करता हूं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं। ग्रेड ऑफ स्टार्टर और कवर ब्लॉक का ग्रेड क्या हम रखते हैं, मतलब जो हम स्टार्टर यूज करते हैं, कोई भी कॉलम की कास्टिंग होती है उससे पहले हम स्टार्टर बनाते हैं नीचे, जो हमारा 3 इंच से 4 इंच का होता है, 75 mm से 100 mm का। तो ये स्टार्टर किया जाता है पहले कि हमारा जो फॉर्म वर्क है वो प्रॉपरली फिट हो जाए, और एक अच्छी मतलब उसको अलाइनमेंट में लिए ये सब चीजें स्टार्टर पे वीडियो वो देख सकते हो। तो स्टार्टर में कौन सा ग्रेड यूज करना होता है हमें, ग्रेड कौन से हो गए हमारे M25, M20, 30, ये सब। तो इसमें से कौन सा ग्रेड हमें यूज करना चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जो आपका कॉलम में अगर आप M30 डाल रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें उसी डिजाइन, मिक्स डिजाइन का M30 का कंक्रीट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हैंड मिक्स कर रहे हो, तो क्योंकि सब जो मेन चीज है इस पे लोड काफी आने वाला है, क्योंकि पूरा कॉलम इस पे खड़ा होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी मेंशन है M30 मेंशन है, तो आपको इसमें M35 ग्रेड का कंक्रीट डालना है। अगर M20 मेंशन है तो आपको M30 डालना है, मतलब एक स्टेप आगे ही आपको कंक्रीट यूज करना है। और वैसे ही कवर ब्लॉक की है, कवर ब्लॉक क्या होता है, ये हमारी रीइंफोर्समेंट है, और कंक्रीट ये हो गया हमारा कॉलम का। तो इसको रिइंफोर्समेंट को बाहर इन्वायरमेंट से दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, 40 से 50 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो कवर ब्लॉक का क्या करना है आपको, कवर ब्लॉक या तो पीवीसी का आप लो, उसको उस हिसाब से लो जितने स्ट्रेंथ है, M30 की स्ट्रेंथ का कंक्रीट उसमें डल रहा है, तो 30 Nm/mm² उस कवर ब्लॉक की भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें कवर ब्लॉक लेना है। नहीं तो हमें कवर ब्लॉक अगर हम साइड पे बनाते हैं तो हमें उसी ग्रेड का बनाना है, M30 का या M35 का। मतलब ये गलती काफी जगह की जाती है। क्या किया जाता है, जो कवर ब्लॉक यूज किया जाता है वो प्रॉपर डिजाइन से, प्रॉपर कंक्रीट से बनाया जाता है, और जब वो यूज किया जाता है प्रॉपर, जब लोड आता है उस पर, तो वहां से टूट के फेल होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो हम सीमेंट हैंड मिक्स करते हैं, हैंड मिक्सिंग करते हैं साइड पे, कंक्रीट बनाते हैं, तो उसमें CPWD या IS कोड क्या कहता है, जो भी जैसे हमारा मिक्स डिजाइन है M30 के लिए, तो उसमें हमारा 430 kg सीमेंट हमें यूज करना है। लेकिन जब आप, ये RMC है, मतलब डिजाइन मिक्स है, बन के आ रहा है माल, अगर आप हैंड मिक्स उसको कर रहे हो तो आपको 410 kg इंटू 10% उसमें ज्यादा सीमेंट हमें डालना ही डालना है। मतलब 43 kg प्लस 430 kg, इतना सीमेंट आपको ज्यादा कर देना है पर M³ पे। मतलब 10% आपको सीमेंट ज्यादा कर देना होता है जब आप हैंड मिक्स कंक्रीट करते हो। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था पटेल में। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो स्लम कोन होता है हमारा, जो हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं, या उसकी कंसिस्टेंसी, उसका मटेरियल की क्वालिटी, सेग्रीगेशन तो नहीं हो जाएगा, या ब्लीडिंग मटेरियल नहीं है ना, ब्लीडिंग हो जाए बाद में, इन दोनों पे वीडियो है, आप जरूर देखना। सेग्रीगेशन क्या होता है, हमारा एग्रीगेट अलग हो जाता है, सैंड अलग, सीमेंट अलग, तो अलग अलग हो जाता है, वो सीमेंट कंक्रीट अच्छा नहीं होता। ब्लीडिंग में क्या होता है, जब एक बार कंक्रीट हो जाता है ऊपर पानी की लेयर बन जाती है, अगर वाटर रेशो ज्यादा हो, और इसमें वाटर रेशो ज्यादा हो या सैंड कम हो या प्रॉपर मटेरियल अगर यूज नहीं करोगे, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। उससे हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कितने लेयर में बढ़ते हैं हम, 4 लेयर में, 75 mm की 4 लेयर में हम इसको भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाइंडिंग वायर होती है हमारी, बाइंडिंग वायर क्या होती है हमारी,
जो भी हम स्टील साइड पे बांधते हैं, कॉलम बांधते हैं, बीम बांधते हैं, स्लैब बांधते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाई करने के लिए बाइंडिंग वायर यूज करते हैं। तो बाइंडिंग वायर का डाया क्या होता है, कौन सा अच्छा डाया जो हमें साइड पे यूज करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो होता क्या, अगर मोटा डाया का, मोटी गॉज का अगर वो बाइंडिंग वायर यूज करेंगे तो लेबर को उसमें काफी टाइम लगता है बांधने में, और हमारा वेस्टेज भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारा 1 टन सरिया बांधने में 8 से 9 kg हमारी वायर लगती है। लेकिन मोटे डाया की होगी वो ज्यादा हमारी लग जाती है, वो कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो आपको साइड पे इंटरव्यू में पूछा जाता है 0.9 to 1.6 mm डाया की बाइंडिंग वायर हमें यूज करनी होती है, और गोज उसका अगर हम पता करें तो 16 गोज की वो होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जो सिल्ट कंटेंट होता है हमारा सैंड में, या फाइन एग्रीगेट बोले, सिल्ट कंटेंट वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। देखो आईएस कोड 4% भी कहता है, लेकिन अगर 6 से 8% सिल्ट कंटेंट पाया जाता है कंक्रीट उसमें सैंड में, तो उसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ, टेस्ट की सब वीडियो आएंगी, टेंशन नहीं लो। ये बस मैं आपको बता दें कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला है, आपने देखा होगा कोई भी बीम होता है ना साइड पे, कभी ध्यान देना कईयों ने दिया होगा, अगर लॉन्ग स्पैन वाला बीम है तो ऐसे आपको वो दिखेगा, मतलब बीच में से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, मतलब ड्राइंग थोड़ी गलत बन गई, तो उसको हम बोलते हैं कैम्बर। ये चीज आपको वहां रोड में भी देखोगे, रोड इधर से ऊंचा होता है, वहां से स्लोप हो, तो स्लोप के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहां इसका फंक्शन अलग है। तो कैम्बर क्या होता है, कैम्बर होता है मतलब इसको थोड़ा पहले ही ऊंचा रखा होता है कि बाद में अगर डिफ्लेक्शन हुई तो वो थोड़ा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा शो हो नहीं, मतलब स्लोप नीचे शो हो नहीं, जितनी डिफ्लेक्शन होगी उतनी वो लेवल सरफेस पे आ जाए। इसलिए हम इसमें मैं वीडियो अलग सी है, वो जरूर देखनी है आपको। तो इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो हमें स्लैब एंड बीम उसमें कितनी कैम्बर प्रोवाइड करनी होती है, उसमें हम करते हैं 4 mm पर मीटर। मतलब अगर आपकी 10 मीटर की स्लैब है तो आपको बीच में 10 × 4 40 mm का कैम्बर प्रोवाइड करना है। कितना? 40 mm का, सॉरी 40 mm। और अगर आपका कैंटिलेवर बीम है तो उसमें अगर हमारा एक बीम है तो 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो आपको 1/50 उसका करना होता है। 1 × 1 × 2 हम करेंगे तो हमें 20 mm ऊंचा रखना है। मतलब अगर 2 मीटर का 2 × 20 आपका 40 mm। तो ये इधर से ये चीज इसकी 40 mm ऊंची रहेगी, मतलब ये पार्ट 20 mm ऊंचा रहेगा, 1 मीटर का, 2 मीटर का तो 40 mm। और स्लैब में 4 mm देना होता है हर 1 मीटर पे। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम शुरू करते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के सेक्टर में जाना चाहिए, वो सब चीजें बात करेंगे। सबसे पहली जो स्किल एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, बेसिक से ऊपर जाएंगे हम। बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक साइड पे यूज़ होती है। अगर हम बात करें टनलिंग की, बिल्डिंग की या रोड की, तो उसमें आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आनी चाहिए। जिनको पता नहीं है कि बीबीएस क्या होती है, बीबीएस हो गई जो हमारी ड्राइंग पे मेंशन किया जाता है, मतलब उसमें मेंशन होगा कि आपके बीम में कितना स्टील आएगा, कॉलम में कितना स्टील आएगा, स्लैब में कितना स्टील आएगा। तो उसको मतलब एक हम बोलें एक पूरी उसकी प्रैक्टिकली उसको बनाना पड़ता है हमें कि कितनी हमें डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, कितनी उसी कटिंग रहेगी, कितना वो एलोंगेशन होगा, उसमें कितना बेंड होगा, मतलब पूरा एक चार्ट जैसा बनाएंगे हम। वो डिटेल हम देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो उसी बेसिस पे कटिंग करेगा, उसी हिसाब से वहाँ कॉलम बीम में सरिया डाला जाता है। जैसे आप सामने बीम वगैरह देख रहे हो, ये पहले इसका बार बेंडिंग शेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसमें काम करते हैं। ये पहली टिप्स हो गई कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। अगर आपके रिज्यूम पे या सीवी पे बार बेंडिंग शेड्यूल लिखा है कि आपको ये स्किल आती है अच्छे से, आप एक्सेल में उसको बना सकते हो, तो आपकी सिलेक्शन की थोड़े चांसेस 10% चांसेस बार बेंडिंग शेड्यूल बना देता है। दूसरी स्किल जो बनती है हमारी वो है ऑटोकैड। आपको ऑटोकैड आना चाहिए। उसका ये नहीं बोलता कि 3D एनिमेशन यूज़ पड़ेगा, नहीं, 2D अगर आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करना आता है, क्योंकि जो ड्राइंग्स आती हैं
अगर हम सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी की ड्राइंग आएगी तो वो आपको ऑटोकैड पे एज ए सीढ़ी बना के पूरा परफेक्ट आना चाहिए कि कैसे हम सीढ़ी बनाएंगे, कितना उस पर राइजर आएगा, ट्रेड आएगा, वो बनाना आना चाहिए। मतलब उसमें आपको ऑटोकैड से ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइंग्स आजकल आ रही हैं वो ऑटोकैड पे आती हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको स्किल्स होनी चाहिए, उसकी कमांड्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, तो आपका अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर दूसरी चीज़ अगर आप स्किल ऐड करते हो ऑटोकैड अपने रिज्यूम पे, तो 10% उससे आपके चांसेस बन जाएंगे। ये हो गया। तीसरी चीज़ होती है क्वांटिटी सर्वे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड हम मंगवाएंगे, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी अगर हम शटरिंग की बात करें, सबसे पहले शटरिंग का वर्क रहेगा। तो शटरिंग वर्क में आपको कितनी शटरिंग चाहिए, एमएस प्लेट कितनी चाहिए, प्लाई कितनी चाहिए, राफ्टर कितने चाहिए, शिकंजा कितने चाहिए, स्पान कितने चाहिए, तो आपको एक रफ एस्टीमेट आपके पास होना ही चाहिए। तो उसी बेसिस पे आप डिमांड कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें इतनी इसमें चाहिए। तो क्वांटिटी सर्वे भी काफ़ी अच्छा प्ले रोल करता है। अगर आपके सीवी या रिज्यूम पे वो लिखा रहेगा तो आपके जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अगली स्किल अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगली स्किल्स आपके जो आईएस कोड होते हैं, जो भी कोड है या स्पेसिफिकेशंस है, आईएस कोड का आपको नॉलेज होना चाहिए। किस किस का आईएस कोड आपको पता होना चाहिए। जो स्टील का आईएस कोड हो गया, हमारा सॉइल का आईएस कोड हो गया, कंक्रीट का आईएस कोड हो गया, आईएस 456 तो पूरा आपके दिमाग में बसा ही होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। ये जो आईएस कोड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको आईएस कोड अवेलेबल हो जाएंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है civilsitevisit.com पे। वहाँ पे ये सब आईएस कोड मैंने डाले हैं जो एक सिविल इंजीनियर को नीड पड़ती है। आप फ्री में डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो। ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है, जो बेसिक चीज़ें होंगी उसमें कंक्रीट के टेस्ट हो गए, सॉइल के टेस्ट हो गए, जो सीमेंट के टेस्ट हो गए, ब्रिक के टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब ये टेस्ट उसमें आपको सब पता होने चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उसमें लिखोगे कि मेरे को जो QA QC का है, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज है, वो नॉलेज कैसे आएगा, आपको आईएस कोड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक में आपको क्या चेक करना है, कंक्रीट में आपको क्या चेक करना है। चेकलिस्ट जो होती हैं तो वो कहाँ से निकल के आती हैं, आईएस कोड के हिसाब से। जो भी वर्क इंडिया में होता है अकॉर्डिंग ACI या आईएस कोड के हिसाब से हो रहा है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपके रिज्यूम में पड़ी रहेगी, लिखी रहेगी कि आपको चेकलिस्ट आता है, आपको एज ए साइट इंजीनियर एग्जीक्यूट करना आता है सब चीज़ें। और साइट इंजीनियर का क्या काम होता है, साइट इंजीनियर का बेसिकली जो काम रहता है वो ड्राइंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना रहता है साइट पे, कि ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है और उसको चेकिंग करना। जैसे ड्राइंग के हिसाब से काम हो गया, फिर बात आती है आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो स्लम्प बराबर आ रहा है, कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है उसका स्लम्प बराबर है, जो क्यूब टेस्ट किया जा रहा है उसका जो स्ट्रेंथ M30 का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो M30 हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है, डी शटरिंग प्रॉपर टाइम पे की जा रही है। तो ये एक साइट इंजीनियर का काम होता है। ये हम कहाँ से चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो है हमारे आईएस कोड्स। तो आपको आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। फिर अगली चीज़ के अगर हम बढ़ते हैं, वो है हमारी एस्टिमेशन। आपको प्रॉपर से एस्टिमेशन आना चाहिए, किसी चीज़ का भी एस्टिमेट करना है। अगर हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने पे ही जाएं कि बीम में हमारा अगर हमारे आज 10 बीम की कंक्रीटिंग होने वाली है, तो उसकी आपको कॉस्ट एस्टिमेट या उसकी क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी सर्वे का ये टॉपिक हो गया, वॉल्यूम निकालना, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना, तो एस्टिमेशन भी आपको हमेशा आना ही आना चाहिए। फिर बात आता है कि वेस्टेज को कैसे डिक्रीज़ करेंगे, वो हमारा कवर किस में हो जाएगा, बार वेंडिंग शेड्यूल में। आपको 2 से 3% वेस्टेज करनी होती है। कोई भी स्टील है उसमें 2 से 3% ही आपकी वेस्टेज निकलनी चाहिए। मतलब अगर हम 10 टन सरिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3% उसका वेस्टेज निकलनी चाहिए, बाकी सरिया सब कंज्यूम होना चाहिए। कंक्रीट ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी, प्रॉपर आपको क्वांटिटी निकालना आनी चाहिए कि प्रॉपर जो कंक्रीट आप साइड पे मंगवाओ वो प्रॉपर कंज्यूम हो जाए, वेस्टेज ना हो, क्योंकि यही चीज़ जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकती हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये नहीं है कि ड्राइंग के हिसाब से काम करवा दिया तो हो गया। आपको देखने की कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो, कहाँ 3 लेबर का जहाँ काम है 2 लेबर से वो काम निपटा सको जितनी जल्दी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी ये रिज्यूम पे तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आप ये क्वांटिटी लिख सकते हो, अपनी लिख सकते हो स्किल की, मैं अच्छे से प्लानिंग और मैनेजमेंट करके कॉस्ट डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ भी रिज्यूम पे हो तो काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। ये हो गई कुछ चीज़ें। अभी आगे जो हम बढ़ते हैं वो क्या आपको होना चाहिए, मतलब जो हम क्वांटिटी निकालते हैं, ये एज ए साइट इंजीनियर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एरिया कैसे, स्क्वायर फीट, कन्वर्जन जो होती हैं, कन्वर्जन कैसे करनी है,
वो सब चीज़ें अगर आपको आती हों तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी साइट पे जाके। और हमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर हम कितनी, आपने जो भी जॉब डाली उसमें हमने अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिल रही। देखो अभी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है और सिविल इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा, तो कंपनी की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो कम सैलरी में अच्छा कुछ चाहते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, 10 अगर उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें एक में जो सबसे ज़्यादा स्किल्स होंगी उसी को वो लेंगे। तो उस वही चीज़ें आपको अपने रिज्यूम या CV पे स्किल्स बढ़ानी है। जितने सॉफ्टवेयर सीखोगे उतना अच्छा है। प्रिमवीरा प्लानिंग के लिए अगर प्रिमवीरा सीखते हो तो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बाकी काफ़ी बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आप सीखते हो तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टैड प्रो हो गया, रिबिट हो गया, ई-टैब हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। और बाकी जॉब की बात रहे, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं अभी और आने वाली हैं। बस जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सब प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, तो दोनों अच्छे हैं। अगर आपको PSU वगैरह में मौका मिल जाता है, मिनी रत्ना में मौका मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छे है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है उसमें, उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मिल जाता है, जैसे भी इस समय आपको सैलरी को नहीं देखना है, इस समय आपको देखना है नॉलेज गेन करके इस इंडस्ट्री में घुसने का। जैसे ही आप घुस जाओगे, मेहनत करोगे, तो कई सालों में आप लाखों में कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो यही चीज़ है। तो आज का वीडियो इसी पे था हमारा कि आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसी वीडियोस बीच बीच में मैं लाता रहूँगा इसी चैनल पे।